हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक की नागरी लिपि चैप्टर को देखेंगे, जो कि हमारा 5 नंबर चैप्टर है नागरी लिपि। यह एक प्रकार का निबंध है। पूरी निबंध को समझेंगे और जानेंगे, इसके लेखक के बारे में भी जानेंगे हम लोग। चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग सीधे चैप्टर पे आते हैं। चलिए चैप्टर है हमारा नागरी लिपि। नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है। निबंध को हम लोग जानेंगे, पूरी निबंध को समझेंगे, ऊपर से लेखक परिचय को ही जानेंगे हम लोग। इसके लेखक कौन है, इनका जन्म कब होता है, लेखक परिचय से जुड़ी हुई सारी क्वेश्चंस आपसे यहाँ से बनेंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है। एक प्रकार का निबंध है तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नागरी लिपि किस प्रकार की विद्या है, तो हम लोग बता सकते हैं कि नागरी लिपि एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। नागरी लिपि एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। नागरी लिपि किस प्रकार की विद्या है, तो नागरी लिपि क्या है, तो निबंध है। आइए हम लोग इसके लेखक के बारे में बात करते हैं। लेखक परिचय को जानेंगे हम लोग, पूरी बात को समझेंगे। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। गुणाकर मूले इसके लेखक हैं। इनका जन्म होता है 1935 ईस्वी को। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र के अमरावती नामक जिले में होता है। महाराष्ट्र के अमरावती नामक जिले में इनका जन्म होता है। उसके बाद जानेंगे कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से तय होती है, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई करना शुरू करते हैं। तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से तय करते हैं, तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है तय कहाँ से, तो इनकी ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र से इन्होंने पढ़ना शुरू करता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, जो कि मराठी भाषा में होता है। फिर इन्होंने आगे चल के इन्होंने मैट्रिक से लेके एमए तक की पढ़ाई, इन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई मैथ विषय से की है। इन्होंने गणित से मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई इन्होंने गणित विषय से किया था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इन्होंने मतलब कि ऐसे लेखक थे जिन्होंने मैट्रिक से एमए तक की पढ़ाई किए थे, उसके बाद भी इतना सारा लेख लिए थे। यह आश्चर्य की बात है। चलिए और बताते हैं आपको कि ये तो मैथ से पढ़ाई किए थे इन्होंने। मैथ से पढ़ाई किया था इन्होंने। और उसके बाद भी इन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे लेख लिखे थे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखेंगे हम लोग कि अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, मैंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, अक्षर कथा, बहुत सारी इनकी क्या है, तो प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ स्थान रखने वाला इनका रचना कौन था, तो अक्षर कथा। आपसे पूछा जाएगा कि एक विशेष रचना का नाम बताइए, किनका, तो गुणाकर मूले का। तो हम लोग क्या बताएंगे कि अक्षर कथा। क्या बताएंगे, अक्षर कथा। उसके बाद आपको बता दें कि यह नागरी लिपि निबंध किस चैप्टर से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो हम लोग बताएंगे कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक से ये निबंध लिया गया है। भारतीय लिपियों की कहानी एक पुस्तक है, उसी जगह से इस निबंध को निकाल के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 में डाला गया है। चलिए इतना बात में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ से आपसे लेखक परिचय से क्वेश्चंस बनेंगे कि नागरी लिपि चैप्टर के लेखक कौन है, तो हम लोग बता सकते हैं नागरी लिपि चैप्टर के लेखक कौन है, तो गुणाकर मूले हैं। लेखक बोले या फिर निबंधकार बोले। आपसे पूछा जाएगा इस चैप्टर से कि जो हमारा चैप्टर है क्या है, नागरी लिपि, यह किस प्रकार की विद्या है, तो क्या बताएंगे कि यह एक प्रकार का क्या है, तो निबंध है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे लेखक परिचय से। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो गुणाकर मूले हैं इनका जन्म कहाँ पे होता है और कब होता है, तो हम बताएंगे कि इनका जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती में होता है। इनकी प्रारंभिक भाषा क्या थी, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे तय होती है, क्या भाषा थी, तो हम लोग बता सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा क्या था, ग्रामीण प्रदेश में किए थे। और उसके बाद इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद क्या था कि इनकी प्रारंभिक भाषा क्या थी, उस टाइम की प्रारंभिक शिक्षा के टाइम की भाषा तो मराठी थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इन्होंने मैट्रिक से लेके एमए तक किस विषय में पढ़ाई किए थे, तो क्या बताएंगे कि गणित विषय में पढ़ाई किए थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन बनता है, यहाँ के बाद आपसे क्वेश्चन बनेगा कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो दी गई है, इनकी जो लेख हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, इन रचनाओं में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अक्षर कथा किन की रचना है, तो क्या बताएंगे हम लोग, गुणाकर मूले की। आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक किनकी रचना है, तो क्या बताएंगे, गुणाकर मूले। आपसे पूछा जाएगा नक्षत्रलोक की रचना किनके द्वारा की गई है, तो क्या बताएंगे, तो गुणाकर मूले। इन सारी बात को समझने के बाद हम लोग बात करेंगे इनकी मृत्यु पे कि इनकी मृत्यु कब होती है गुणाकर मूले जी की, तो इनकी मृत्यु होती है 2009 ईस्वी को। अगर लेखक परिचय आप लोग के दिमाग में पूरी बात अट गई है तो इससे बाहर कोई लेखक परिचय नहीं रहेगा आपसे, लेखक परिचय से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। इनके बारे में और कुछ बताया गया है, इनके बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग बात को समझेंगे कि इनके बारे में क्या बताया गया है कि ये ना मतलब कि
इनका लेख भी बात बताया गया था कि इनके लेख 2500, हाँ ठीक है, 2500 प्लस इनके द्वारा लेख लिखा गया था। फिर 30 पुस्तकों का प्रकाशन किए थे ये, 2500 प्लस लेख लिखे थे, उसके बाद 30 पुस्तकों का ये क्या किए थे, संपादन किए थे, ठीक है, प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे, इतना लेखक परिचय में हमारा हुआ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नागरी लिपि निबंध को, पूरी बात को समझेंगे हम लोग और पूरी निबंध को जानेंगे। चलिए कहा जाता है, क्या बताया गया है कि नागरी लिपि के बारे में इस चैप्टर में नागरी लिपि की पूरी बात को बताया गया है कि नागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों रखा गया, ठीक है, क्या क्या बताया गया, पूरी बात को बताते हैं आपको। हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने एक नोट पैड पे बना के उसके बाद लाए हैं, ताकि कि सारी बात को आपको समझाएं, सारी मूल बातों को समझाएं, ताकि आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बने और पूरी बात आपको समझ में आए। चलिए इसमें हमने क्या किया था कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है कि नागरी लिपि का उदय कहाँ से होता है, नागरी लिपि में स्थिरता कब आई, टाइपराइटर कब बने, आपसे हाँ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना था, ये सारी बात को इसमें जानना है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नागरी लिपि के बारे में कि लिखा गया है कि 200 वर्ष पहले, ठीक है, 200 वर्ष पहले, अर्थात क्या क्या है कि 200 साल, 200 वर्ष कहे या फिर क्या कहे 200 साल, 200 वर्ष या फिर 200 साल पहले हिंदी के टाइपराइटर बने। कि नागरी लिपि में क्या था कि क्या होता है कि जैसे कि हम लोग वर्ण जो लिखते हैं 52 वर्ण होते हैं, तो कैसे जाकर ये पता चला कि हम क को मतलब कि बताया गया, एक मिनट रुकिए बताते हैं हम लोगों को कि कैसे पता चला कि हम लोग क को सिर्फ यहाँ से ऐसे करेंगे और क लिखा जाएगा, क को ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा नहीं कि क को भाई हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये बात कब फिक्स हुआ, ठीक है, इसी सब बारे में बात करना है। टाइपराइटर बना है उसके बाद ये सब क्या हुआ, फिक्स हुआ है कि क ऐसे लिखना है, च को ऐसे लिखना है। ऐसा तो हो सकता है ना कि च को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसा कब हुआ कि फिक्स कि क ऐसे ही लिखा जाएगा, च ऐसे ही लिखा जाएगा, य ऐसे ही लिखा जाएगा, इन सारी बात को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो बताते हैं आप लोगों को कि ये जो हमारा टाइपराइटर बना था 200 वर्ष पहले या फिर 2 सदी पहले, क्या बता सकते हैं इसको कि हमारे टाइपराइटर बने थे, हिंदी के टाइपराइटर बने थे, तब जाके हिंदी के 52 वर्णों में स्थिरता आई थी कि क को ऐसे लिखना है, च को ऐसे लिखना है, इस सारी बात को बताया गया था। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके बनने के बाद इसमें स्थिरता आई और हमें पता चला क्या चीज़ का कि मतलब कि अक्षर कैसे कौन सा लिखा जाता है, ये सारी बात को पता चला हम लोगों को। फिर हम लोग बात करेंगे कि टाइपराइटर बनने के बाद हम लोग बात करेंगे, ये तो हमारा कब हो गया कि देवनागरी लिपि में स्थिरता तब आई जबकि हमारा टाइपराइटर बना, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि उस टॉपिक को छोड़ के अगली टॉपिक में बात करेंगे कि हिंदी मराठी, एक मिनट, हिंदी मराठी क्या बताया गया, हिंदी मराठी और नेपाली भाषा, हिंदी मराठी और नेपाली भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी मराठी और नेपाली भाषा, ये तीनों भाषाओं को किस लिपि में लिखा जाता है, तो इन तीनों भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। किस लिपि में लिखा जाता है, तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। फिर बताया गया है कि बांग्ला की भाषा, बंगाल में जो भाषा बोली जाती है, बंगाल की भाषा जो बांग्ला है, उसको देवनागरी की बहन बताया गया है इस चैप्टर में। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो क्या बताएंगे, तो देवनागरी लिपि में आता है। फिर बताया कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो क्या बताएंगे, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपसे फिर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ये दोनों टॉपिक से कि देवनागरी लिपि की बहन किसे कही जाती है, तो क्या बताएंगे, बंगला को, कि बंगाल में बोले जाने वाली जो भाषा है हमारा बंगला, उसको क्या बोला जाता है, तो देवनागरी लिपि की बहन बोला जाता है। चलिए इस चैप्टर में बोला गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि 200 साल पहले जब हिंदी के टाइपराइटर बने तो उससे क्या हुआ कि देवनागरी लिपि लिखा गया, उस टाइपराइटर के माध्यम से क्या लिखा गया, तो देवनागरी लिपि लिखा गया। हाँ, उसके बाद कहा गया है कि उसे देवनागरी लिपि नाम कैसे पड़ा, इन सारी बात को जानेंगे। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कब कहा गया, कैसे कहा गया, कि इनके माध्यम से कहा गया, उन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। कुछ मतों का मानना है, गुजरात के कुछ लोगों का मानना है, अनेक लोगों का अनेक चीज़ मानना है नागरी लिपि के विषय में कि नागरी लिपि का नाम देवनागरी कैसे पड़ा। इस पे कई सारे मत हैं, इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है। तो हम लोग बता सकते हैं कि नागरी लिपि का, हाँ मतलब कुछ लोगों का मानना है, कुछ मतों का मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका प्रथम बार प्रयोग किया था। पहला बार गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रयोग किया गया था, इसलिए ना इसका नाम क्या पड़ा कि यहाँ पे देवनागरी लिपि इसका नाम पड़ा।
कुछ मतों का मानना है, जबकि कुछ लोगों का वहीं पे मानना है कि इसका प्रयोग ना सबसे पहले काशी में किया गया था। कुछ मतों का मानना है कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया गया था, तो काशी में, और काशी में इसका प्रयोग किया गया था। और काशी क्या है, तो देवों की नगरी है, इसीलिए इसको क्या कहा गया था, तो देवनागरी लिपि। कुछ मतों को मानना है। कुछ मतों का क्या मानना है कि पारताड़ित नामक ग्रंथ में, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, पारताड़ितकम नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि पटना का, ठीक है, पटना के बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया है कि 200 साल पहले पटना को नगर कहा जाता था। पटना को क्या कहा जाता है, तो नगर। ऐसा इस ग्रंथ में लिखा गया था कि पटना को क्या बोला जाता था, नगर बोला जाता था। 200 वर्ष पहले कि नगर बोला जाता था, इसलिए नागरी लिपि का नाम देवनागरी लिपि रखा गया है। सब मतों का अलग अलग मानना है, इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, कुछ लोगों का क्या मानना था कि नागर, गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा प्रथम बार इसका प्रयोग किया गया था। इसके लिए क्या बताया गया है कि इसके लिए नागरी लिपि को देवनागरी कहा गया है। कुछ मतों का मानना है कि इसका प्रयोग पहले बार काशी में किया गया था, इसीलिए वो काशी देवों की नगरी है, अर्थात इसलिए इसको देवनागरी कहा गया था। कुछ मतों का मानना है कि नहीं, एक ग्रंथ में लिखा गया है कि 200 वर्ष पहले मतलब पटना को नगर कहा जाता था, इसलिए इसका नाम क्या है, तो नागरी लिपि है। और कुछ मतों का अलग अलग सभी मतों का मानना है। इन सारी बातों को जानेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है, तो क्या बताइएगा, तो हम लोग बताएंगे नागरी लिपि को देवनागरी कहा जाता है कि मतलब कि विभिन्न जगहों पे अलग अलग बात बोली जाती है। कुछ मतों का मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा इसका प्रयोग प्रथम बार प्रयोग किया गया, इसका प्रयोग, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब कुछ मतों का मानना है, ऐसे बताएंगे हम लोग, आंसर बताएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहा जाता है, तो हम लोग बताएंगे कि कुछ मतों का मानना है, इसका सटीक उत्तर नहीं है, ठीक है। कुछ मतों का मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों द्वारा इसका पहला बार प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको नागरी लिपि नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। कुछ मतों का मानना है कि इसका प्रयोग पहली बार काशी में किया गया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तो देवों की नगरी है, इसलिए इसको नागरी लिपि को देवनागरी कहा गया है। कुछ मतों का मानना है कि प्रथम बार इसका ना पटना को नगर कहा जाता था, किस पुस्तक में लिखा गया है, तो इसके लिए ऐसा बताया गया है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, कि हाँ, कि क्या है भाई, चलिए, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तमिल, ठीक है, तमिल भाषाओं को किस लिपि में लिखा जाता है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता है। फिर पूछा जाएगा कि मलयालम को किस लिपि में लिखा जाता है, तो फिर वही बताएंगे हम लोग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि देवनागरी लिपि का प्रारंभिक लेख कहाँ से मिलता है, तो दक्षिण भारत से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो दक्षिण भारत से मिलता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण भारत से क्या पूछेगा कि देवनागरी लिपि अर्थात नागरी लिपि या फिर नंदी नागरी का है उसको, ठीक है। तो देवनागरी लिपि का प्रारंभिक लेख कहाँ से मिलता है, तो क्या बताएंगे, तो दक्षिण भारत से मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि कोंकण के शिलालेख मान्यखेट के राजपूत, उसके बाद लिखा हुआ है देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों ने नंदी नागरी लिपि में लिखे थे। चलिए अब बताते हैं कि ये लाइन क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है कि कोंकण के शिलालेख मान्यखेट के राजपूत, उसका देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख में नंदी नागरी लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग कि 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी लिपि देखने को मिलता है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किस सदी के सिक्कों पर मतलब कि क्या बताया गया है, नागरी लिपि का लेख मिलता है, तो क्या बताएंगे, 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी लिपि का लेख मिलता है। इस्लामी शासकों ने सिक्कों पर नागरी लिपि का प्रयोग किया था। उस टाइम के जो इस्लामी शासक हुआ करते थे उस टाइम के, तो वो क्या करते थे, नागरी लिपि का प्रयोग करते थे, सिक्कों पे नागरी लिपि का प्रयोग करते थे। अब हम लोग बात करेंगे कि 12वीं शताब्दी में, ठीक है, 12वीं शताब्दी में सिक्कों पर वीर के लस्य लिखा गया था। 12वीं शताब्दी के समय के सिक्कों पर क्या लिखा गया था, तो वीर के लस्य लिखा गया था। फिर हम लोग बात करेंगे आगे
कि अकबर एक ऐसे मुस्लिम राजा थे जिनको कि बहुत ज़्यादा प्रेम था हमारे हिंदू धर्म के देवी देवताओं से। अब बताते हैं उनके बारे में कि अकबर ने सिक्कों पर राम सीता की आकृति बनवाई थी। ये एक पहला मुस्लिम शासक था जिनको कि बहुत ज़्यादा प्यार था हिंदू धर्म के देवी देवताओं से। इन्होंने क्या किया था तो सिक्कों पे राम और सीता की आकृति बनवाई थी सिक्कों पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन सारी बात को आप ध्यान में रखिए, आपसे टोटल क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको। चलिए उसके बाद बताया गया है, उसके बाद क्या बताया गया है कि उत्तर भारत में नागरी लिपि को क्या बोला जाता है तो देवनागरी लिपि। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर भारत में नागरी लिपि को कौन सी क्या बोला जाता है तो देवनागरी लिपि बोला जाता है। उसके बाद बताया गया है कि 8वीं और 9वीं सदी तक नागरी लिपि पूरे देश में क्या हो गया था तो फैल गया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नागरी लिपि कब पूरे देश में फैला था तो 8वीं से 9वीं सदी तक पूरे देश में क्या हुआ था तो फैल गया था। अब देखेंगे कि 14वीं 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों ने नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा था। आपसे पूछेगा किस सदी में विजयनगर के शासकों ने नागरी लिपि को नंदी नागरी कहा था, तो कब बताएंगे हम लोग तो 14वीं से 15वीं सदी में। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, पूरी नोट को समझेंगे। चलिए क्या है, हिंदी के आदि कवि सरहपाद है। ठीक है, हिंदी के आदि कवि कौन है तो सरहपाद है। उसके बाद देखिए कि इन्होंने दोहा कोश की रचना की थी। तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद ने क्या किया था तो दोहा कोश की रचना की थी इन्होंने, इनके द्वारा दोहा कोश की रचना की गई थी। हिंदी के आदि कवि आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है तो बताएंगे सरहपाद है। इनके द्वारा किस चीज़ की रचना की गई थी तो क्या बताएंगे सरहपाद थे जो कि दोहा कोश की रचना किए थे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक में एक जगह है श्रवणबेलागोल। कर्नाटक में एक और टॉपिक है, क्या है कि कर्नाटक में एक जगह है, ठीक है, जिसका नाम है श्रवणबेलागोल। यहाँ पे गोमटेश्वर का, ठीक है, भव्य पुतला खड़ा है। गोमटेश्वर का क्या है वहाँ पे भव्य पुतला खड़ा है। आपसे पूछेगा कि श्रवणबेलागोल कहाँ पे है, किस राज्य में है, क्या बताइएगा तो कर्नाटक में है। वहाँ पे किसकी पुतला खड़ी है तो क्या बताएंगे हम लोग गोमटेश्वर की पुतला खड़ी है। फिर देखेंगे बाबू, गुज्जर प्रतिहार विदेश से भारत आए थे। गुज्जर प्रतिहार के बारे में बताया गया है कि वो कहाँ से आए थे, विदेश से कहाँ आए थे तो भारत आए थे। अवंती प्रदेश पर इन्होंने अपना शासन खड़ा किया। अब बाद में क्या कर लिया, कन्नौज पर आक्रमण करके अपना अधिकार कर लिया। इन सारी बात को देखे हैं पूरी चैप्टर में, और यहाँ से आपसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे और हम लोग पूरी बात को समझेंगे। इस चैप्टर में नंदी नागरी क्या बताया गया था कि अकबर ने सिक्कों पर क्या बनवाया था तो राम सीता की आकृति बनवाई थी। चलिए इस चैप्टर को, ये चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ से कुछ बात को आपको शायद नहीं बता पाए थे हम, ये लाइन आपको कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि, हाँ देवनागरी लिपि या फिर नागरी लिपि को क्या बोला जाता है तो नंदी नागरी कहा जाता है। यहाँ ये लाइन छूट गई थी शायद कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या बोला जाता है तो देवनागरी लिपि, सॉरी क्या बोला जाता है नंदी नागरी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग पूरी चैप्टर को पढ़ने के बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव, सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करेंगे। इस चैप्टर की सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाएंगे आपके बीच, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, वो सारी क्वेश्चंस को हम लाएंगे। और ये चैप्टर एक प्रकार का निबंध था, ये कोई कहानी नहीं थी कि हम आपको अच्छे ढंग से सुना पाते। फिर भी हमारा पूरा प्रयास रहा है कि इस निबंध की सारी मूल बातों को आपके बीच रखें। चलिए यहाँ तक ये हुआ, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।